लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको आपके सैलरी के ऊपर कितना होम लोन मिल सकता है, वो आपके ग्रॉस पे होता है, आपके सीटीसी पे होता है, आपके नेट पे होता है, आपके होम जो आप टेक होम सैलरी लेते हैं उस पे होता है, किस चीज़ पे होता है, आपके कौन कौन से कंपोनेंट उसमें कंसीडर होते हैं, जैसे कि आपका बेसिक पे, वेरिएबल पे, डियरनेस अलाउंस, परफॉर्मेंस बोनस, एचआरए, स्पेशल अलाउंस, कन्वेंस, पीएफ, एजुकेशनल अलाउंस, मेडिकल रिइंबर्समेंट, बहुत सारे कंपोनेंट हमारे सैलरी में रहते हैं। तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि कौन कौन से कंपोनेंट वहां पे कंसिडर करें ताकि आपकी होम लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाए। तो इस चीज़ की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं होम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम जो है होम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के देखने वाले हैं। जो पहला नेट पे क्या है, उसमें से आपसे कौन से कंपोनेंट कंसिडर होंगे। दूसरा है आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो जो टेन्योर है उसके ऊपर है, यानी कि आप 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, कितने साल का लोन लेते हो उसके ऊपर डिपेंड है। इसके अलावा आपका साइड इनकम अगर कुछ है वो भी उसमें ऐड होता है, तो उसमें भी आपका पर मंथ जो टोटल सैलरी इन हैंड रहेगा उसके ऊपर ये चीज़ रहेगी। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो और उसके अलावा और एक चीज़ है वो है आपका अगर कोई लोन चल रहा है, यानी कि पर्सनल लोन, कार लोन या दूसरा किसी भी टाइप का अगर लोन है, क्रेडिट कार्ड का या किसी भी चीज़ का, तो वो भी आपको डिडक्ट हो जाएगा और इसके हिसाब से आपका जो एलिजिबिलिटी है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे आगे चल के कि ग्रॉस पे और नेट पे में क्या डिफरेंस है। और ये सारा ये जो क्वेश्चन है सब लोग पूछते हैं कि नेट पे होता है या ग्रॉस पे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपकी होम लोन एलिजिबिलिटी है ना तो सीटीसी पे रहेगी ना तो ग्रॉस पे रहेगी। आपका जो टेक होम सैलरी है या फिर आपकी जो नेट पे है, इसी के ऊपर आपका एलिजिबिलिटी डिसाइड होता है। इसीलिए आपको 3 मंथ का सैलरी स्लिप वो जो भी बैंक से आप लोन ले रहे हो वो पूछती है। अभी डिफरेंस क्या है एक बात समझ लेनी चाहिए कि सीटीसी में, ग्रॉस पे में, नेट पे में, जैसे कि हमने यहाँ पे इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट्स है हमारे सीटीसी के अंदर। तो उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रॉस पे डिसाइड कैसे होता है। जो ग्रॉस पे है वो आपका जो सीटीसी है, यानी कि कॉस्ट टू कंपनी का जो आपका चार्ट है, उसमें से आप एम्प्लॉयर का पीएफ, यानी कि 2 टाइप के पीएफ होते हैं। एक खुद का पीएफ रहता है 12% और एम्प्लॉयर का बेसिक के 12%। तो जो एम्प्लॉयर का पीएफ है वो डिडक्ट करेंगे सीटीसी से। ग्रेचुटी की 5% अमाउंट बेसिक के ऊपर रहती है वो डिडक्ट करेंगे। एम्प्लॉय का मेडिक्लेम रहता है और जो ज्वाइनिंग बोनस बहुत सारी कंपनियां स्टार्टिंग में 1 टाइम देती है वो भी चीज़ें यहाँ पे डिडक्ट होती है। तो एम्प्लॉयर पीएफ कितना रहता है 12% ऑफ बेसिक सैलरी। ग्रेचुटी जैसे कि मैंने बताया 5% ऑफ बेसिक सैलरी। मेडिक्लेम का जो है हर एक कंपनी का अलग है और ज्वाइनिंग बोनस, ये सारी चीज़ें को डिडक्ट करने के बाद आपका ग्रॉस पे होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात समझनी है, ये भी चीज़ों के ऊपर ना तो सीटीसी के और ना तो ग्रॉस पे के ऊपर आपका होम लोन बनेगा। 2 बनेगा और नेट पे बनेगा। तो नेट पे किससे कैलकुलेट होता है, जो नेट पे है वो हमने जो अभी कैलकुलेट किया था ग्रॉस पे या ग्रॉस सैलरी, उसमें से जब आपका खुद का पीएफ 12% कट हो जाएगा, उसमें से आपका टीडीएस यानी कि आपका जो टैक्स है वो कट हो जाएगा, उसमें से आपका प्रोफेशनल टैक्स जो है 200 रुपीज़ पर मंथ का वो कट हो जाएगा, और आपका परफॉर्मेंस बोनस अगर आपको मंथली नहीं मिल रहा है, यानी कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली मिल रहा है, वो भी चीज़ें बैंक वाले जो है कंसिडर नहीं करते। तो आपका इन हैंड जो मंथली आता है वही नेट पे के ऊपर आपको होम लोन का एलिजिबिलिटी डिसाइड होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एम्प्लॉयर पीएफ, टीडीएस, प्रोफेशनल टैक्स, परफॉर्मेंस बोनस, ये चीज़ें यहाँ पे कंसिडर नहीं होगी। ये चीज़ें डिडक्ट करने के बाद ग्रॉस सैलरी से आपको आपका नेट पे मिल जाएगा। और नेट पे के अंदर भी आपको और जो चीज़ें यहाँ पे कंसिडर होगी वो है बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, एजुकेशनल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, फूड मिल कूपन्स, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन इसमें से और एक चीज़ है, अगर आपको एलटीए मिल रहा है आपको और मेडिकल रिइंबर्समेंट मिल रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे कंसिडर नहीं होती है। तो अगर वो चीज़ें आपके सैलरी में नहीं है तो आपका पूरा जो महीने का टेक होम सैलरी है उसमें से आपको एलिजिबिलिटी बन जाएगी। तो यहाँ पे अभी एक एग्जांपल के साथ देखेंगे कि आपका क्राइटेरिया के हिसाब से आपका अगर ईएमआई कितना बनेगा और होम लोन का एलिजिबिलिटी कितना बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देते हैं कि अगर आपकी सैलरी
लेस देन और इक्वल टू 25,000 है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मिनिमम 50% जो है आपको खुद के एक्सपेंसेस के लिए रखना है और बाकी का 50% आप यहाँ पे ईएमआई के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपीज़ है तो आपको यहाँ पे 12,500 रुपीज़ खुद के एक्सपेंसेस के लिए रहेगा और 12,500 रुपीज़ आपके ईएमआई के लिए यहाँ पे आपका मंथली ईएमआई की एलिजिबिलिटी बन सकती है। लेकिन जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है यानी कि 25,000 के ऊपर जाती है तो वहाँ पे आपको 50% की बजाय 60% की एलिजिबिलिटी होती है और 40% ही आपका मंथली एक्सपेंसेस के लिए डिडक्ट हो सकता है। तो 60% तक का आपको जो ईएमआई है यहाँ पे बनेगा। यानी कि अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपीज़ है तो आपका जो ईएमआई यहाँ पे बनेगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 60%, तो 24,000 पर मंथ आपकी ईएमआई यहाँ पे बन जाएगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए 24,000 के हिसाब से अगर आप लोन पर मंथ की एलिजिबिलिटी की देखते हैं ईएमआई का, तो आपका जो लोन का क्राइटेरिया है वो कितना रहेगा वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट रेट के। अभी आपने यहाँ पे देखा कि आपकी एलिजिबिलिटी है आपके सैलरी के हिसाब से 40,000 है, 50,000 है, 60,000 है, उसके हिसाब से उसका 60% करेंगे तो आपको ईएमआई मिल गया। अभी यहाँ पे और एक चीज़ है कि आपको यहाँ पे जो बैंक से लोन ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट कितना है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है कि आपको कितना लोन मिलेगा। अगर यहाँ पे भी लोवेस्ट रेट जो है नवंबर 2021 का यहाँ जो चल रहा है 6.7% है एसबीआई का, एचडीएफसी का, उसी के हिसाब से अगर यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो 40,000 रुपीज़ के सैलरी के लिए आपको 15 साल का अगर लोन लेते हैं तो लगभग 25-26 लाख रुपीज़ का लोन मिल जाएगा। 20 साल का लोन लेते तो 29 लाख तक का मिल जाएगा। 25 ईयर्स का अगर लेते तो 32 लाख का मिल जाएगा और 30 ईयर्स का लेते हो तो 34 लाख का रुपीज़ का मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें भी देखनी ज़रूरी है। ये तो सिर्फ आपके सैलरी के ऊपर है, आपका जो घर की कॉस्ट है उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें होती है, उसका अलग से वीडियो में हम देखेंगे। क्योंकि एसबीआई जो ऐसी बैंक है जो आपको आपका जो एग्रीमेंट कॉस्ट है उसके 80% है। यानी कि अगर आप 40 लाख का लोन ले हो और आपका एलिजिबिलिटी भले ही 34-35 लाख बन रहा है, लेकिन अगर 40 लाख का 80% आपका 32 लाख रुपीज़ हो रहा है तो उतना ही आपको मिलेगा। तो उसका अलग से वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो आपके घर की कॉस्ट है आपका मैक्सिमम लोन कितना बन सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 30 ईयर्स का लोन रहता है तो आपको 34 लाख रुपीज़ का मिल जाएगा। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि जो लोन एलिजिबिलिटी है वो अगर 20 ईयर्स के लिए आप जाते हो तो 30,000 की सैलरी में आपको 22 लाख का मिलेगा। 40,000 की सैलरी में अगर आपको 30 लाख का मिल जाएगा। 50,000 की सैलरी में 36-37 लाख मिलेगा और 60,000 की सैलरी अगर आपकी इन हैंड मंथली रहती है तो 45 लाख रुपीज़ तक का लोन आपको मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बैंकों के हिसाब से जो डेविएशन छोटा छोटा रह सकता है, क्योंकि कोई 6.7% से देता है, कोई 6.8 से, कोई 7% से। तो जो बैंक के लिए आप ऑप्ट कर रहे हो उसके लिए हिसाब से यहाँ पे चीज़ें बन सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो के थ्रू आपको एक आइडिया आई होगी कि किस तरीके से लोन का क्राइटेरिया रहता है। अगले वीडियोज़ में हम कुछ बैंकों का कंपैरिजन देखेंगे, उसके साथ साथ अगर आपको लोन लेना है तो कौन से बैंक के साथ जाना चाहिए उसकी भी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। थैंक यू।